तो मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार सिंह, डाइट प्रवक्ता लखनऊ, आप लोगों को आज तीसरे यूनिट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याओं की अवधारणा के बारे में है। इसमें देखिए, सबसे पहले प्रशिक्षुओं हमें प्राकृत संख्याएं के बारे में जान लीजिए। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। एन इक्वल टू 1 2 3। नेचुरल का मतलब जैसे कि ये नेचर से आया है, इसका नाम ही है नेचर। ये नेचर से आया, और नेचर में कोई भी चीज़ ना नामक कोई चीज़ नहीं होती, यानी कोई ना कोई चीज़ होती ही है तो वो एक काउंटिंग नंबर हो जाता है, उसकी हम काउंटिंग करते हैं। तो इसीलिए इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसको हम काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर को 1 2 3 इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। अब इसके बाद में इस काउंटिंग नेचुरल नंबर पे यानी प्राकृत संख्या में आता है परवर्ती। परवर्ती का मतलब हम इसको इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर, और सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि आगे वाली संख्या। अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसमें अगर एक हम जोड़ दें तो जो आगे वाली संख्या मिलती है उसको हम परवर्ती या इंग्लिश में सक्सेसर कहते हैं। उसका और भी दूसरा भी नाम होता है, उत्तरवर्ती भी कभी कभी कहा जाता है, या अनुवर्ती भी कहा जाता है। दूसरा इसमें आता है पूर्ववर्ती, प्रीडेसेसर, जिसको कि हम ये कहते हैं कि कोई नंबर अगर दिया हुआ है तो उससे एक कम करने में, एक घटाने पे जो नंबर प्राप्त होता है उसको हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अब इसमें प्राकृत संख्या में आप जानते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तथा एक की पूर्ववर्ती कोई भी संख्या नहीं होती है। फर्स्ट सेम में आप लोगों ने पढ़ा होगा फेस वैल्यू, नैज वैल्यू जिसको नाइज मान कहते हैं, या लोकल वैल्यू, या इसी को हम स्थानीय मान भी कहते हैं, लोकल वैल्यू को जो है। तो जैसे ये नंबर एक दिया गया है कि 5379, इसमें 3 के फेस वैल्यू की बात करें तो जो इसके इकाई का मान है यही इसका फेस वैल्यू होता है। और ये हम इधर से अगर काउंट करें कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये 100 का स्थान पे है, तो 3 में 100 से गुणा करेंगे 300, तो ये होगा हमारा लोकल वैल्यू। तो ये कुछ हमारी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है ये आती है। पूर्ववर्ती कभी कभी पूछा गया है आपसे, कभी परवर्ती पूछा गया। आपके डीएलएड में यही कभी क्वेश्चन एक नंबर के पूछे गए हैं। दूसरा आता है अब इसमें पूर्ण संख्या। जैसे काउंटिंग नंबर शुरू हो गया, अब नेचर में काउंटिंग में तो 1 से शुरू हुआ कि नेचर में ना का कोई स्थान ही नहीं था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कुछ ना हो, तो वहाँ पे शून्य को जब हम शामिल कर लिए उसमें नेचुरल नंबर में, तो ये नंबर बन गया पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर से इसको हम डिनोट करते हैं, इंग्लिश में ये होता है होल नंबर, और इसको हम W से डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 ये हमारा होल नंबर है। अब होल नंबर के अवधारणाएं कुछ हैं जो कि अगले यूनिट में हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें युग तस्मक और गुणात्मक तस्मक वगैरह, आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, इन्वर्स कहते हैं, उसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें अब जब होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, तो अगला आता है कि अगर हमें 25 में से 55 को घटाना हो तो ये आ जाएगा -30। 55 में से 25 को माइनस करना हो तो ये आएगा 30, यानी कि कहीं माइनस भी आएगा, कहीं प्लस भी आएगा। तो अब हमें इसका मतलब है कि निगेटिव नंबर की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक क्या था कि होल नंबर हो या फिर आपका नेचुरल नंबर हो, ये सब में पॉजिटिव की थी, यानी काउंटिंग नंबर की हम बात किए। अब यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी निगेटिव नंबर की। तो जब भी हम किसी पूर्ण संख्या में निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब अगर हम इंक्लूड कर देते हैं किसी संख्या में, तो वो संख्या बन जाती है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स। ये आती है पूर्णांक। अब पूर्ण संख्या में सबसे पहले ये दिया गया है कि कोई भी पूर्ण संख्या अपनी बाईं ओर की पूर्ण संख्या से बड़ी होती है। ये तो क्लियर है कि कोई भी पूर्ण संख्या दी हुई है, जैसे 3 है तो इसके बाईं ओर 2 है, तो 2 से बड़ी ये 3 आपकी जो है, तो ये पूर्ण संख्या के लिए तो बिल्कुल ये सही चीज़ है। अब इंटीजर्स में क्या है कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले लिए, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब के सब हम ले लिए, तो ये इंटीजर्स होता है। अब इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे प्रत्येक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है, यानी धन वाला जैसे कि 0 है, 1 है, ये -1 से बड़ा है,
2 है -2 से बड़ा है, 0 भी होता है वो -1 से बड़ा है। यानी कि एक लाइन अगर हम खींचें और उस लाइन पे ये 0 से हम दिखाएं तो 0 के जो इधर लेफ्ट साइड में होते हैं वो छोटे वाले नेगेटिव नंबर होते हैं, और 0 से जो प्लस साइड में होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब एक और आता है जिसको आप लोग कहते हैं, जिसको मॉडुलस के नाम से जानते हैं, कि किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान है। यानी कोई भी पूर्णांक अगर दिया गया है, चाहे वो निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, अगर उसको मॉड में हम लिखे हैं तो उसका हमेशा संख्यात्मक मान लिया जाता है, उसका निगेटिव या पॉजिटिव नहीं लिया जाता। ये होता है हमारे निरपेक्ष मान जिसको कहते हैं, और इनका संख्यात्मक मान ही केवल आप यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम Q से डिनोट करते हैं, और परिमेय संख्या Q से डिनोट करने के बाद हम a/b के रूप में अगर किसी संख्या को लिखते हैं जहां b 0 के बराबर ना हो, a और b दोनों के दोनों पूर्णांक हो। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि a और b दोनों जो लिए जाते हैं वो पूर्णांक की बात करते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ये रेशनल में परिमेय में आ सकते हैं। परिमेय को इंग्लिश में हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, जिनको रेशनल नंबर भी हम कहते हैं। तो ये दोनों आ सकते हैं, इसीलिए ए और बी पूर्णांक कहा गया, क्योंकि पूर्णांक प्लस और माइनस दोनों हो सकता है आपका जो। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि दो धनात्मक परिमेय संख्याओं को समहर करने पे जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। यानी ये बता रहा है कि अगर कोई दो धनात्मक परिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्या यानी p/a/b के रूप में लिखा हुआ है, तो उनके हर को बराबर कर दें तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। जैसे इस तरह का ये क्वेश्चन हो आपका कि 4/10 में और पूछा जाए कि 3/15 में कौन बड़ा है, तो अब इनको समहर कर दीजिए आप। समहर का मतलब कि हर को बराबर कर दीजिए। 10 और 15 का आप लेंगे 30, तो 10 में 3 से गुणा करिए 30 हुआ, 15 में 2 से गुणा करेंगे 30 होगा। ऊपर इसमें आप देखिए इनका, तो ये 4 में 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 12 होगा, और इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 होगा। तो ऊपर का अंश देखिए, ये 12 है और ये 6 है, तो 12 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब कि 4/10 आपका बड़ा है। दूसरा इसको देखने का तरीका ये है कि आप इसको पॉइंट में उस दशमलव में बदल लीजिए, और दशमलव में बदलने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दूसरा ये है कि दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को अगर समहर करने पे जिसका अंश बड़ा होगा वो छोटी संख्या होती है। ये उल्टा होता है, वहाँ दो धनात्मक के लिए था, यहाँ दो ऋणात्मक के लिए है। कि अगर दो ऋणात्मक संख्या जैसे -1/3 है, -1/5 है, अब इनका हर को बराबर कर रहे हैं, तो हर को बराबर करने के लिए हम 5 से गुणा किए, इसमें 5 से ऊपर नीचे दोनों को गुणा किए, -5/15 हो गया, और ये हो गया -3/15। अब दोनों में देखिए अंश किसका बड़ा है, ये 5 वाला बड़ा है अंश, तो इसका मतलब कि ये छोटा होगा, तो -5/15 ये छोटा हुआ -3/15 से। अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आती है कि यदि किसी भिन्न का अंश एवं हर समान रूप से बढ़ता जाए तो इस तरह प्राप्त अंतिम भिन्न सबसे बड़ा होता है। जैसे कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि 3/4, 4/5, 5/6 में कौन बड़ा है, तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको दशमलव में बदलते हैं, और दशमलव में बदलने के बाद आप बता देते हैं कि कौन बड़ा है। लेकिन कभी कभी जब बड़ी संख्या आ जाती है जिसको दशमलव में आप बदलना आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जैसे 4/23 होता, आप उसको फिर दशमलव में बदलना आपके लिए दिक्कत होती, तो इस तरह की संख्या के लिए ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है, 6 है, तो ये देखिए इनका अंश देखिए, सबका अंश बराबर बढ़ रहा है। ऊपर अंश 3 है तो अगला 4 है, फिर अगला 5 है। नीचे हर भी देखेंगे तो समान रूप से बढ़ रहा है, 4 है, 5 है, फिर आपका 6 है। तो इसका मतलब कि जो लास्ट वाली संख्या होगी ये सबसे बड़ी होगी। तो लास्ट वाली कौन सी होगी आपकी 5/6, तो सबसे बड़ी हो गई आपकी 5/6। दूसरा ये आता है आपका कि इस तरह का दिया हुआ है कि 2/5 हो, 4/7 हो, और फिर 6/9। तो अब देखिए ऊपर 2 है, फिर इसका अंश 4 है, फिर इसका अंश 6 है, फिर नीचे ये देखिए 5 है, ये 7 है, तो ये 9 है।
दो दो नीचे भी बढ़ा और दो ऊपर भी बढ़ा, तो इसका मतलब कि जो सबसे बाद में आई 6/9 यही हुआ आपका सबसे बड़ी संख्या जो है। अब इसका एक रूल होता है कि जैसे x/y हो तो x + a हो तो नीचे y + b हो, यानी a और b कोई भी आपका नंबर होता जाएगा समान रूप से, नीचे b बढ़ेगा तो फिर अगला 2b होगा, ऊपर a बढ़ेगा तो फिर अगला 2a होगा, यानी समान रूप से ऊपर और समान रूप से नीचे। कोई ज़रूरी नहीं कि जितना ऊपर बढ़े उतना ही नीचे बढ़े, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ऊपर अगर 1-1 की वृद्धि हो रही है तो नीचे 2-2 की भी हो सकती है, इस तरह का भी कोई भिन्न आपको मिल सकता है। अब आता है कि कोई बड़ी संख्या दी हुई हो 2 और उनके बीच में देखना है कि कौन बड़ी है। तो एक तो तरीका हमने आपको पहले ही बताया कि आप दशमलव वाला कर सकते हैं, लेकिन दशमलव वाले में कभी कभी डिवाइड करना आपके लिए बहुत आसान नहीं हो जाता जो है। तो यहाँ पे क्या है कि एक ब्रज गुणन के बाद जो है हम ब्रज गुणनखंड एक विधि यूज करते हैं, उसके बाद उसमें हम चेक करते हैं कि किसका अंश बड़ा है, उससे हम ये देख पाते हैं कि ये कौन सी बड़ी भिन्न है। जैसे ये लिखे हैं कि ब्रज गुणन के बाद जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो जाता है वह भिन्न सबसे बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे है एक क्वेश्चन कि 5/8 और 9/14 में कौन बड़ा है। तो अब देखिए 5/8 लिख दिया, यहाँ 9/14 लिख दिया, इसके अंश को इसके हर से, इसके हर को इसके अंश से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए 5 × 14 70 हुआ, ये 9 × 8 72 हुआ। तो अब आप देखेंगे कि 72 बड़ा है 70 से, इन दोनों में देखना है आपको जो है। तो 72 और 70 में 72 बड़ा है। अब 72 में किसका अंश आया है ये आपको देखना है। 9 आया है, दूसरे वाले का अंश आया है, तो 9 से संबंध है ये 72 का अंश जो है, तो इसका मतलब कि 9/14 जो है इसमें बड़ी संख्या होगी। दूसरा एग्जाम्पल ये आ गया कि 4/15 और 6/23, जिसे ये डिवाइड करके आप बहुत आसानी से नहीं फाइंड कर सकते हैं दशमलव के रूप में, तो इसको ब्रजगणनखंड विधि से देख लीजिए। जैसे यहाँ लिख दिए 4/15, यहाँ लिख दिया आप 6/23, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 23 चौके 92 हो गया, 15 छके 90 हो गया। 92 वाला बड़ा है, 92 वाले से किसका अंश एसोसिएटेड है, किससे संबंध है, तो 6 से संबंधित है। ये सॉरी, ये 23 चौके 92, यानी 92 वाले से ये 4 का अंश है, तो इसका मतलब है कि ये 4/15 आपका बड़ा हो गया। अब इसी तरह से मान लीजिए कि 3, 4, 5 नंबर दिए गए हों, जैसे ये हो कि 3/7, 4/5, 7/9, 1/2 और 3/5 में कौन बड़ा है। तो इस तरह के अगर भिन्न आते हैं जिसमें कि इतने दिए हुए हों, 4-5 भिन्न दिए गए हों, तो एक तो तरीका ये होता है आपका कि आप इनको दशमलव में बदल के चेक कर लीजिए। और दशमलव वाला अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप करेंगे क्या कि इन सब का लसअपल ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, जैसे 7 का, 5 का, 9 का, 2 का, 5 का। तो इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा आपका 630। अब 630 जो एलसीएम आया तो इसके एलसीएम में इसके हर से भाग दे दीजिए। तो पहले वाले के हर से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 90। अब 90 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 90 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 270, नीचे होगा 630। ये आ गया आपका पाला। फिर अब इसमें देखिए 630 में 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 5 और 5 10, 5 छके 30, 126। 126 से 4 में गुणा कर दीजिए तो ये आएगा 504, और नीचे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 630। फिर आप इसी तरह से ये 9 से 7/9 वाले को भाग दे दीजिए, तो 9 से ये भाग देंगे तो ये 70 आएगा, 70 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये आएगा 490 और नीचे आएगा 630। अब इनमें आप देख लीजिए कि कौन नंबर सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़े पे रहेगा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा और उसके बाद सबसे छोटा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सबसे छोटा या बड़ा क्रम में है। इसको आरोही या अवरोही दोनों क्रम में आप इसको लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।